अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैं शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और उसी से वाबस्ता हॉस्पिटल शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अंदर मैं एज़ अ हाउस ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज मेरा सेकंड डे है एज़ एन हाउस ऑफिसर। अब फर्स्ट डे मेरा क्या एक्सपीरियंस था, आज मेरा 8 से 2 क्या एक्सपीरियंस रहा और अब मेरी नाइट ड्यूटी जो होगी 8 से सुबह 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, यानी उस टाइम पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले 2 दिन मैंने एज़ अ हाउस ऑफिसर जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस फ़ील किया है वो मैं आपको बताऊंगा। और एज़ अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव आपको पता ही होगा कि ये रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर डॉक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ये कह लें कि आप वायलेंस की जा रही है। अब उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। डॉक्टर्स अपना प्रोटोकॉल फुल फॉलो करता है, लेकिन वहाँ से पेशेंट्स का भी कुछ प्रोटोकॉल होता है जो उनको डॉक्टर्स के लिए, ये आप समझ लें कि जिस तरह डॉक्टर फॉलो अप करने को बोलता है कि आपने पेशेंट ने फॉलो अप पे रहना है और अपना चेकअप जो है पूरे टाइम पे आके करवाना है, लेकिन पेशेंट फॉलो अप नहीं रखता तो ऑब्वियसली इंसान है, उनको गुस्सा तो आता है। ये तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दी है बात को स्टार्ट करने के लिए, बात को जो है ये कहने की बुनियाद देने के लिए। अब फर्स्ट डे का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी 8 से 2 बजे की ड्यूटी थी और फ़ीमेल वार्ड के अंदर मैं मेडिसिन की रोटेशन कर रहा हूँ सबसे पहले। तो फ़ीमेल वार्ड के अंदर मेरे टोटल 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर बेड थे, टोटल 6 बेड थे। अब उन बेड्स का हमारा ये होता है कि हमने उनका सारा, ये मैंने माइक के लिए रखा हुआ दूसरा फ़ोन, उनका हमने सारा जो है रिपोर्टिंग करनी होती है, सारी उनके वाइटल्स सारे हमने बीपी, ब्लड प्रेशर, जो भी सारी चीज़ें जो आपको पता होंगी, ब्लड प्रेशर का तो पता है ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन चेक करना उनकी, एक देसी ज़ुबान में मैं बता रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। हमने उनकी हर चीज़, पल्स वगैरह, उसके रेस्पिरेटरी रेट, यानी उनको वाइटल्स बोलते हैं, हमने वो देखना। फिर उसके अलावा सारी उनकी डेली प्रोग्रेस नोट्स बनाने, वो हमारा एच उसका काम होता है। और सैम्पलिंग हमारा काम नहीं, लेकिन हम वो भी कर देते हैं। एनजी, फोली, जो भी कुछ डॉक्टर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि असल काम तो बता नहीं रहा, एनजी भी करनी होती है, फोली भी करनी होती है, ये मेन काम होता है। तो यानी जो पीजीआर जो हमारे ऊपर, हमारे ये कह लेंगे जो जिनके अंडर हम काम कर रहे होते हैं। हाँ, समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि मेडिकल में भी जो हायरार्कीज़ होती हैं, हायरार्की समझ लें कि एक लैडर होती है कि हाउस ऑफिसर के ऊपर एक पीजीआर होता है, ठीक है, पीजीआर के ऊपर कंसल्टेंट, फिर उस तरह जो वहाँ पे एचओडीज़ होते हैं वो राउंड करते हैं प्रॉपर। सुबह टाइमिंग होती है कि 8 बजे राउंड होता है, वो 1 बाय 1 बेड चेक करता है। राउंड का मतलब है, मैं जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, जो भी उस यूनिट का हेड होता है, डॉक्टर, जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, वो राउंड करता है, ठीक है, और उनके साथ जो नीचे उनके होते हैं डॉक्टर्स, वो राउंड करते हैं। राउंड में ये होता है कि उन्होंने 1 बाय 1 सारे बेड्स को चेक करना होता है और उन बेड्स को जिन पीजीआर्स ने मॉनिटर किया होता है, उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, उनके नोट्स के ऊपर पेज होगा, वहाँ पे ना फाइल बनी होती है, फाइल के ऊपर लिखा होता है, वो हमने सारा बताना होता है कि सर पेशेंट की कंडीशन क्या चल रही है, सही है। और उन पीजीआर्स के नीचे होता है एचओ। ये मैंने आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे दी है कि क्या बेसिकली चलता है, सही है। अब मेरे बेड नंबर 12 के ऊपर मैं आपको अब इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक पेशेंट है, वो उसको 15 साल उसकी उम्र होगी, उसको ना दौरे पड़ रहे थे, बचपन से दौरे उसको पड़ रहे थे, तो वो दौरों के साथ आई थी और उसकी कंप्लेन के साथ, दौरे की कंप्लेन के साथ, और मतलब वो अनकॉन्शियस थी, बिल्कुल बेहोश, यानी उसको मेडिकेशन भी वैसी देते थे कि वो ना उसके बाद उसको थोड़ी सी बेहोशी तारी हो जाती थी, तो वो खा पी नहीं पा रही थी सही तरह। तो हमें ज़ाहिर बात है पेशेंट को फीड तो करना ही है, उसके लिए हमने उसको एनजी पास करनी थी, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब नाक के थ्रू जाती है आपके मैदे के अंदर, फिर वहाँ से हम उसको लिक्विड खुराक देते हैं पेशेंट को, ताकि जो है ना उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर ताकत वाली ग़िज़ा मिलती रहे। उसको जूसेस वगैरह देंगे, लिक्विड वगैरह उस नाली के थ्रू, आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को जो वीडियोज़ देख रहे होंगे उसको पता ही होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है कि अगर एक हाउस ऑफिसर या एक पीजीआर एक पेशेंट की एनजी करके गया है, एनजी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करके गया है, और उसके साथ जो अटेंडेंट
ऑब्वियसली कोई बैठा होता है, या मर्द होगा या औरत होगी, बच्ची का जैसे बाप माँ बैठी हुई थी, तो उसको काउंसिल किया जाता है कि माँ जी बच्ची को आपने खाना इस तरह खिलाना है, सब कुछ इस तरह करना है, उसको निकालने नहीं देना, और प्रॉपर टेप्स के साथ अटैच किया जाता है, नाक के थ्रू जाती है वो नाली आपके मैदे के अंदर। तो वो औरत ने तकरीबन जो है वो नहीं ध्यान रखा और नाली निकाल दी उस बच्ची ने। अब मेरे ऊपर जो हाउस ऑफिसर हैं, जो अभी जो जाएंगे अभी यहाँ से पास आउट हो जाएंगे अपनी ड्यूटी करके, उनके कुछ दिन बाकी रह जाते हैं जब हम ज्वाइनिंग देते हैं, तो वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, हमें सिखा जाते हैं चीज़ें। तो वो उसको ना थोड़ा सा ये कह लें कि अग्रेसिव होकर बोले। अब यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन आप कह लें कि वो जो बेड नंबर 12 था उसके साथ ही बेड नंबर 11 है। अब बेड नंबर 11 के ऊपर एक मेल अटेंडेंट बैठा है जो थोड़ा सा बड़ा लिखा है। अब वो फ़ौरन फूल निकाल के उसकी क्लिप बना ले कि देखो ये डॉक्टर कैसे जो है ना पेशेंट को बोल रहा है, इनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है डॉक्टर्स को। तो आप वन साइड देखेंगे, यानी तस्वीर की एक रुख देखेंगे, आप दूसरा रुख नहीं देखेंगे कि उस पेशेंट ने क्या किया। ठीक है, पेशेंट को आपने 10 बार काउंसिल किया कि बच्ची के लिए नुकसान है अगर आप एनजी निकालेंगी, ठीक है, खुदा न खास्ता वो अब उसकी जो खुराक है वो ऊपर आके उसके सांस की नाली के थ्रू उसके फेफड़ों में भी जा सकती है, वो उसी टाइम मर जाती है, मर सकती है, ये एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है, उसी टाइम उसकी डेथ भी हो सकती है। हो सकता है डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करने दूसरे वार्ड में गया हो, तो वो बंदा जो वीडियो बना रहा हो, अभी ये इंसिडेंट हुआ नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वो बंदा जो वीडियो बना रहा हो वो तो ऑब्वियसली पिक्चर का एक रुख दिखाएगा, दूसरा रुख तो दिखाएगा नहीं कि वो उस पेशेंट के अटेंडेंट ने क्या किया। उसने काउंसलिंग मतलब उसको हुई है, उसके बावजूद भी उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो उसकी अपनी गलती की वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये एक मैंने मिसाल दी है कि आजकल जितने भी आप इंसिडेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप तस्वीर का हमेशा एक रुख देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग भी जो है ना उस तरह ये कह लें कि अपने आप को वैसे ही जो है ना मेंटेन कर लेता है दिमाग। जब इस तरह के इंसिडेंट्स देखता है ना, फिर बंदा एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि डॉक्टर जो है ना वो हैं ही नल्ले, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है कि मैं ज़्यादा सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा डॉक्टर होता मेरी जगह, वो बहुत हार्श वर्ड्स में भी बोल सकता था। क्योंकि एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, टोटल मैं 3-4 इंसिडेंट्स बताऊँगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं जो है ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जो मैं हॉस्पिटल के अंदर एज अ हाउस ऑफिसर मैंने देखा है। अब ये मैंने इंसिडेंट देखा था तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका लुबे-लुबाब ये है कि हमेशा तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए, प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सही है कि बात असल में क्या थी। अगर किसी हाउस ऑफिसर या किसी भी पीजीआर ने किसी अटेंडेंट को डांटा भी है तो क्यों डांटा है। सही है, अगर हम एक और भी चीज़ है, हम अटेंडेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिमम एक बंदा रुके। हम ये भी नहीं चाहते कि ज़्यादा बंदे जो है ना वो वार्ड्स में रुकें, ताकि पेशेंट को जो है ना वो इनकन्वीनियंस फील करे। पेशेंट को हो सकता है ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो हबस वगैरह हो जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि पेशेंट जो है ना वो अपने दिमाग से बातें बना के बाहर जाके फिर बात करते हैं अपने दूसरों के साथ, फिर उनके ज़हन में बातें पाइल अप होती जाती हैं कि अंदर तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जबकि एक पेशेंट को हम काउंसिल कर सकते हैं, बार बार हर मुख्तलिफ अटेंडेंट्स को आके काउंसिल नहीं कर सकते। आज मेरे से, मैं चूँकि न्यू भी हूँ अगर तो मेरे से काफ़ी जो है ना वो पेशेंट अटेंडेंट सवाल पूछेंगे और मैं बताऊँगा भी, क्योंकि मैं भी न्यू भी हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा दिन है तो मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अब जब मैं 6-7 महीने गुजर जाएंगे तो मैं भी फेडअप हो जाऊँगा कि एक ही बंदा मुझसे 10-10 बार सवाल पूछेगा, तो मैं उसको जो है एक बार पूछे मैं बता दूंगा, दूसरी बार पूछे मैं काउंसिल कर दूंगा। लेकिन रिपीटेडली 4-5 बार 6 बार आप उसका जवाब देते रहो तो आप तंग आ जाते हो। फिर आप अपने साथ दूसरे अटेंडेंट को ले आते हो जो उस पेशेंट के साथ होता है। मिसाल के तौर पे माँ बच्ची है, वो एडमिट है, माँ को पहले काउंसिल किया है, वो अपने बंदे को ले आई है, उसको काउंसिल किया है, जबकि असूलन नहीं बनता। फिर वो अपने चाचे मामे को लेके आ रही काउंसिल में। अब मैं जो है ना तंग आ जाऊँगा, मतलब मेरी जगह कोई भी होगा वो तंग आ जाएगा कि हर बंदे को काउंसिल नहीं कर सकती। इस वजह से हम वार्ड्स के अंदर रश नहीं लगने देते। ठीक है, तो अगर आप लोगों के जहन में ये हो ना कि वार्ड्स के अंदर बाहर निकाल देते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो इसकी वजह ये भी है। ये तो सिर्फ मैंने एक वजह बताई है, वजूहात इससे भी मेजर हैं।
जो कि आगे मुझे एक्सपीरियंस मिलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। जो मैंने खुद से अखज़ किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिएगा। अब एक तो ये बात, एक मैंने रश वाली बता दी, दूसरा मैंने वो वीडियो वाला आपको बता दिया। अब तीसरी एक और इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब ज्वाइनिंग देने गया, हमने ज्वाइनिंग लेटर देना होता है, जब भी किसी वार्ड में काम करना होता है ना, हमने एक लेटर निकलवा के तो उस पर ज्वाइनिंग देनी होती है, साइन करवाने होते हैं वहाँ के हेड के। तो मैं वो हेड के साइन करवाने गया वहाँ पे, तो एक बंदा आता है, वो ना एक पेशेंट थी, उसका अटेंडेंट था, वो अटेंडेंट कहते हैं जो साथ उसके आते हैं। अब वो उस औरत का जो है ना, हमने बोन मैरो जो मिक होती है हमारी, उसका हमने टेस्ट करवाना था कि बोन मैरो में कोई इशू तो नहीं है। अब उसके लिए जो है ना हमें नीडल चाहिए होती है। अब उसके डिफरेंट जो है ना साइज़ होते हैं। अब वो बंदा आके कहता है कि सर जो है ना ये आप, मैम को कहता है मैम आपने जो ये साइज़ लिख के दिया है मुझे नहीं लगता कि जो है ना ये सूटेबल है, ये करवाना चाहिए। अब आगे से कहता है कि मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ और मैंने ना एनेस्थीसिया का 1 साल का कोर्स किया हुआ है। अब भाई मच रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया, जिन्होंने 1 साल का भी कोर्स किया हुआ है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस और एक पीजीआर जो कि एमबीबीएस करके, एमबीबीएस के तीसरे चौथे 5वें साल में ट्रेनिंग करके प्रॉपर लंबर पंक्चर कैसे होता है, कौन सी नीडल होती है, उसका इम्तिहान दे के, लिख के, वाइवास दे के, फिर हाउस जॉब में 1 साल लगा के, फिर रेजिडेंसी का टेस्ट दे के, एफसीपीएस दे के, फिर R1 पोस्ट ग्रेजुएशन उसने की है 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल वाले बंदे को जो 4 साल उसके ट्रेनिंग के अलहदा हो चुके हैं, हाउस जॉब के अलहदा, हाउस जॉब से अलहदा ट्रेनिंग के हो चुके हैं, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, कि जो आपने लंबर पंक्चर की नीडल दी है आपने, ये मुझे सूटेबल नहीं लग रही। मतलब आप हिसाब लगा लें कि मतलब ये उनकी मेंटल कंडीशन है कि आप चैलेंज भी किसको कर रहे हो जिसका इतना एक्सपीरियंस है कि सर ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब फिर उस सिचुएशन में आके एक डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप एग्री करेंगे इस बात पे। फिर वहाँ पर यह हुआ कि जितने भी डॉक्टर्स बैठे थे, 3-4 डॉक्टर्स बैठे थे, उन सब ने अच्छी खासी सुनाई है उस बंदे को कि तुम्हारी बिल्कुल इस 1 साल के एक्सपीरियंस जो तुमने माशाल्लाह अपना दिखाया है, इसके पीछे तुम्हारे ही पेशेंट को अगर कुछ हो जाए, ओबियसली टाइम जो है ना वो हमारे पास बहुत कीमती होता है। इतने टाइम में करवाना हो, जितने टाइम में तुमने ये बहस मुबाहिसा किया है, उतने टाइम में पेशेंट के टेस्ट वगैरह ना हो, अगर उसको कोई इशू हो जाए खुदा ना खासा, तो आ जाके बात किस पे आनी है? डॉक्टर पे आनी है ओबियसली, ठीक है, उस बंदे पे नहीं आनी। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि ये सारा सिनेरियो हुआ था, ये बंदा आया था, इसने आगे से बहस की थी, ये हुआ था। और ओबियसली जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, डॉक्टर बिजी होने की वजह से अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट नहीं देखना होता, उन्होंने हज़ारों पेशेंट देखने होते हैं। और हर बंदे को पकड़ पकड़ के बताना कि सर ये बात थी, ये बात थी, हम इतने वेले नहीं होते, ठीक है। तो एक ये इंसिडेंस था। अब इसमें आपने बताना है कि इसमें गलती किसकी थी, अटेंडेंट की गलती थी या डॉक्टर की गलती थी, ठीक है। 3 मैंने टोटल इंसिडेंट्स आपको बताए हैं जो मैंने मेजरली अपने 2 दिन के मैंने हाउस जॉब के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखे हैं। मेरा सेकंड डे था आज। अब आज मेरा नाइट है एमरजेंसी 8 से सुबह 12 बजे तक। अब वहाँ पे मुख्तलिफ इंसिडेंट्स भी होने हैं, क्योंकि एमरजेंसी में आपको पता है डेड बंदा भी आता है और वो कहते हैं कि नहीं हम तो सही लेकर आए थे, फिर वहाँ पे फटा करने लग जाते हैं। मैं आपको प्रॉपर इमेज नहीं दिखा सकता, वीडियो नहीं दिखा सकता कि कैसा चलता है, क्योंकि हम उधर इतने वेले नहीं होते। हमें अलाउड हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे कैमरा निकाल के, फ़ोन निकाल के तो आपको बता सकते हैं आज हमने ये बेड चेक किया है, आज ये हुआ है, ये हुआ है, फ़लाँ हुआ है। मतलब उसकी व्लॉगिंग नहीं हम कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और मुझे ऐसे लगता है कि एथिकली भी ये चीज़ ठीक नहीं है। इस वजह से जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अगर आगे मुझे फ्यूचर में टाइम मिला। तो फ़िलहाल ये मेजर एक्सपीरियंस थे, और भी थे जो भी मुझे याद नहीं आ रहे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और देखें, वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। पूरी दुनिया के लोग एक डॉक्टर को ज़लील करना चाहिए, एक डॉक्टर नहीं खाली किसी भी शोबे वाले को, किसी भी आम आदमी को भी ज़लील करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ना चाहे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। पूरी दुनिया के लोग इज़्ज़त देना चाहिए एक बंदे को, अल्लाह ना चाहे तो नहीं दे सकते। इज़्ज़त ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और बंदा सिर्फ कोशिश करने वाला है, ठीक है, कोशिश करने वाला है। ये बात बहुत डीप है, हम कोशिश नहीं करते, हम दुआओं पे छोड़ देते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा,
सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं, आपकी मर्ज़ी है। तो दैट्स माई टाइम। अल्लाह हाफिज़।